हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं अनुभव पांडे आप सभी का अपने चैनल द साइंस स्पॉट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि मैं आप लोग को साइटोलॉजी का चैप्टर पढ़ा रहा था। साइटोलॉजी के चैप्टर में पिछले लेक्चर में मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में पढ़ाया हुआ था। तो अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। क्या है, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो सेल ऑर्गेनल्स अगर मैं बात करूँ, ऑर्गेनल्स होता क्या है, हमारी बॉडी में जो काम ऑर्गन्स करता है सेल के अंदर, वही काम कौन करता है, सेल ऑर्गेनल्स करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बारी बारी से एक एक सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो पहला सेल ऑर्गेनल जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम है उसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रव्य जालिका। क्या नाम है इसका, अंतः प्रद्रव्य जालिका। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्या होता है। अब इंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड। इंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड। प्लाज्मिक का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मिक का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, नेटवर्क। यानी यह सेल का वह पार्ट है, यह सेल का वह पार्ट है जहां बहुत सारी मेम्ब्रेन का जाल बिछा होता है। क्या बताया मैंने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, सेल का वह पार्ट जहां पर बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन का जाल बिछा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसकी खोज किसने किया था, तो दो साइंटिस्ट थे, पॉर्टर एंड क्लाउड। क्या नाम था उनका, पॉर्टर एंड क्लाउड। इन दोनों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किया हुआ था। यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपके, इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या होता है, यह सेल का वह पार्ट है जहां पर बहुत सारे मेम्ब्रेन का जाल बिछा होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं, ये देखिए, ये आपका क्या है, सेल। ये आपका क्या है, सेल है। ये मैंने आपका न्यूक्लियस बनाया हुआ है और यही न्यूक्लियस के पास क्या होता है, यही ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये किसका स्ट्रक्चर है, यही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे एक तरफ यहाँ पे पॉइंट बनाया गया है, जो क्या होते हैं, ग्रेनुअल्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ग्रेनुअल्स। और यही ग्रेनुअल्स किसका होता है, ये राइबोसोम का होता है। किसका होता है, ये राइबोसोम होता है। ठीक है, तो एक तरफ आप देख रहे होंगे कि ग्रेनुअल्स है, जबकि दूसरी तरफ देख रहे होंगे ग्रेनुअल्स नहीं है, कण नहीं है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर के आधार पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिसके पास ये ग्रेनुअल्स, ये कण होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इस वाले साइड को, ये वाला साइड, उसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिधर ये चिकना है, कोई इधर ग्रेनुअल्स नहीं है, कण नहीं है, इसे क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है दोस्तों, तो यही आपको लिखा गया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, दो तरीके के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब होता है खुरदुरा और स्मूथ का मतलब होता है चिकना। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। जबकि यहाँ पे स्मूथ में मैंने दिखाया था आपको, ये चिकना होता है, इसमें कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं रहता है, यानी राइबोसोम एब्सेंट होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, ये क्या करता है, अच्छा, राइबोसोम का एक ही काम होता है, प्रोटीन मेकिंग एंड सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण करना और उसका संश्लेषण करना। ठीक है दोस्तों, तो जिसके पास भी राइबोसोम रहेगा वहां काम क्या होगा, प्रोटीन बनाना और उसको संश्लेषित करना, प्रोटीन मेकिंग एंड सिंथेसिस। ठीक है, जबकि इसके पास तो राइबोसोम था नहीं। जब इसके पास राइबोसोम नहीं था तो ये क्या प्रोटीन बनाएगा, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या काम करेगा, ये लिपिड सिंथेसिस का काम करता है, यानी वसा का संश्लेषण करता है। ठीक है, अगला क्या है, ये प्रेजेंट होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है आपका, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है, जबकि ये सेल मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है। बहुत बारीक अंतर है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास बाहर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास होता है, जबकि स्मूथ रेटिकुलम क्या होता है, यह सेल मेम्ब्रेन के पास होता है। ठीक है दोस्तों, यह ज्यादा स्टेबल होता है जबकि यह कम स्टेबल होता है। और लिपिड सिंथेसिस, इसका एक काम और होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, डिटॉक्सिफिकेशन, विषहरण का। इसीलिए जो व्यक्ति शराब का ज्यादा सेवन करते हैं उनका लीवर जल्दी खराब हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब एक ही व्यक्ति से आप बहुत काम करवाएंगे तो वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, खराब हो जाएगा। अच्छा,
क्लास 9th की एनसीईआरटी में आपको एक शब्द दिया गया है, वो है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या नाम है इसका? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये क्लास 9th की एनसीईआरटी में है, आप लोग देखिएगा। ये क्या काम करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। यहाँ इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है, बस ये वर्ड दे दिया गया है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करता है। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और इसी शब्द को क्या बोला जाता है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या बोला जाता है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, अभी मैंने पढ़ा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब अगला सेल ऑर्गेनल्स जो हमें पढ़ना है वो क्या है? गोल्जी बॉडी, जिसको हिंदी बोलते हैं गोल्जी काय। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो गोल्जी बॉडी, इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी, और इन्हीं के नाम से ही इस ऑर्गेनल्स का नाम पड़ा हुआ था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके कुछ और नाम होते हैं। इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहा जाता है, और इसे पोस्टमैन ऑफ द सेल कहते हैं। तो इसको दो नाम से और जानते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल और ये पोस्टमैन ऑफ द सेल। ठीक है दोस्तों, इसके कार्य क्या होते हैं? अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया था? लिपिड और प्रोटीन का फॉर्मेशन किया हुआ था। तो जो भी प्रोटीन और लिपिड का फॉर्मेशन किया हुआ था, इसको पैक करना, और पैक करने के बाद जहां आवश्यकता हो वहां पर ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? आपका गोल्जी बॉडी करता है। कौन करता है? गोल्जी बॉडी। यानी गोल्जी बॉडी का काम क्या हुआ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो भी प्रोटीन या लिपिड बनाया गया था, उसको पैक करना। जैसे न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं? पैक किए रहते हैं, जिसका घर आ जाता है उसको दे देते हैं। वही काम ये भी करता है कि लिपिड और प्रोटीन को पैक किया रहता है, जिस सेल ऑर्गेनल जिसके पास इसकी आवश्यकता लगती है वहां पे इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्या है? अच्छा, ये क्या काम करता है? सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर का भी फॉर्मेशन करता है। कौन? गोल्जी बॉडी। और लाइसोसोम, ये भी एक सेल ऑर्गेनल है, इसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है गोल्जी बॉडी। तो क्या बताया मैंने? पहला, प्रोटीन और लिपिड को पैक करना। दूसरा, पैक करने के बाद जहां आवश्यकता हो वहां पे ट्रांसपोर्ट करना। तीसरी बात क्या बताया? सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाना। और चौथा क्या बताया? लाइसोसोम के निर्माण में हेल्प करना। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये आपका सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये मैंने जो बताया अभी आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये आपका गोल्जी बॉडी। कुछ इस तरह का शेप होता है। ठीक है दोस्तों। अब इसके शेप पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, इसके पास दो एंड होता है, एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है। अगर मैं बात करूं, फर्स्ट एंड आपका ये है और सेकंड एंड आपका ये है। इस वाले एंड को बोलते हैं फॉर्मिंग फेस। ये वाला क्या होता है? न्यूक्लियस के पास होता है, और जबकि ये वाला क्या होता है? न्यूक्लियस से दूर होता है। इस वाले एंड को बोलते हैं फॉर्मिंग फेस। यानी यहां से गोल्जी बॉडी बनना स्टार्ट होता है, और इस वाले फेस को बोलते हैं मैच्योरिंग फेस। क्या बोलते हैं? मैच्योरिंग फेस। इसका नाम क्या होता है? इसे सिस बोलते हैं, इसे ट्रांस बोलते हैं। ये फार्मिंग फेस है, ये मैच्योरिंग फेस है। और ये क्या है? इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप देखिए दोस्तों, ये कन्वेक्स शेप होता है। तो ये कैसा है? इसका फार्मिंग फेस का शेप कैसा होता है? कन्वेक्स। और जबकि मैच्योरिंग फेस का फेस कैसा होता है? कनकेव शेप का। ठीक है दोस्तों, वही बताया गया है कि गोल्जी बॉडी के पास क्या होते हैं? दो एंड होते हैं। पहला क्या होता है? सिस, पहले बना लेते हैं सिस, और दूसरे बना लेते हैं ट्रांस। सिस वाले पार्ट को बोलते हैं फार्मिंग फेस, और जबकि ट्रांस वाले पार्ट को बोलते हैं मैच्योरिंग फेस। यानी यहाँ गोल्जी बॉडी बनना स्टार्ट होता है, और मैच्योरिंग फेस पे क्या होता है? ये गोल्जी बॉडी बनके तैयार हो जाता है। ठीक है दोस्तों। और इसका शेप कैसा होता है? कन्वेक्स शेप होता है, जबकि मैच्योरिंग फेस का शेप कैसा होता है? कनकेव शेप का होता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं क्या होता है। गोल्जी बॉडी ने, ये जो कैमिलो गोल्जी ने जो गोल्जी बॉडी की खोज किया था, एक रिएक्शन के आधार पे किया था, और इस रिएक्शन को इन्होंने क्या नाम दिया था? ब्लैक रिएक्शन। क्या बोला था इसको? ब्लैक रिएक्शन। तो पूछ सकते हैं आपसे कि गोल्जी बॉडी किस रिएक्शन के आधार पे हुआ था? कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी को जिस रिएक्शन के आधार पे खोज किया था, उसका नाम क्या था? ब्लैक रिएक्शन। क्या नाम था? ब्लैक रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन का इस्तेमाल
इन्होंने किस सेल पे किया था? न्यूरॉन सेल पे, जो कि कहाँ होता है? ब्रेन के पास। कहाँ होता है? ब्रेन के पास। ठीक है दोस्तों, यानी न्यूरॉन सेल पे इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ था। तीसरा, इस रिएक्शन का यूज इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करके इस रिएक्शन को बनाया था, यानी खोज किया था। किसका उपयोग करके? ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि किस रिएक्शन का उपयोग करते हुए कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज की थी? वो क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? AgNO3। Ag सिल्वर होता है, NO3 क्या होता है? नाइट्रेट। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, अगला सेल ऑर्गेनल्स इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है? लाइसोसोम। क्या नाम है? लाइसोसोम। तो पिछले ऑर्गेनल्स के बारे में मैंने बताया था कि लाइसोसोम का निर्माण कहाँ से होता है? गोल्जी बॉडी से होता है। कहाँ से होता है? गोल्जी बॉडी से होता है। ठीक है दोस्तों, और लाइसोसोम की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था डी ड्यूवे। क्या नाम था? डी ड्यूवे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लाइसोसोम है, खोजकर्ता कौन है इसके? डी ड्यूवे साहब है, और इसका सेंसिस निर्माण कहाँ से होता है? गोल्जी बॉडी से होता है। लाइसोसोम को हम कई नामों से जानते हैं और अलग अलग नाम आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं, आत्महत्या की थैली, डिस्पोजल बैग भी बोलते हैं, एटम बम ऑफ सेल भी बोलते हैं, और सिलेंजर्स ऑफ सेल यानी सफाई कर्मी, सेल का सफाई कर्मी भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा लाइसोसोम कहाँ पर पाया जाता है? तो WBC वाइट ब्लड सेल के पास सबसे ज़्यादा लाइसोसोम होता है। ठीक है दोस्तों, और क्या है? इन द केस ऑफ ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर के केस में यह लाइसोसोम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है? पहला होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन में। इंट्रासेलुलर मतलब अंतःकोशिकीय पाचन में हेल्प करता है। क्या करता है? अंतःकोशिकीय पाचन में हेल्प करता है। और क्या होता है? जितने भी टॉक्सिक कंपाउंड हमारे बॉडी में जाते हैं उन सबको तोड़ना, इसका काम क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ टॉक्सिक एसिड। ठीक है दोस्तों, अब ये है आपका लाइसोसोम। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस, ये सेल, ये न्यूक्लियस, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्जी बॉडी, और कुछ लाइसोसोम इस तरह का होता है। और इसी का जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये आपका लाइसोसोम है। इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जो एंजाइम है। इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या नाम होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। वह एंजाइम जो जल वाटर की वजह से ब्रेक डाउन होता है, उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अच्छा, ये एक्टिवेट कब होता है? एसिडिक मीडियम में। कब होता है? एसिडिक मीडियम में। और एसिडिक मीडियम का पीएच कितना होता है? लेस देन 7 से कम। तो इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है? लगभग 4 से 5 के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका लाइसोसोम। आप लोग इसके साथ देखिए। तो दोस्तों, अगला सेल ऑर्गेनल जिसके बारे में पढ़ना है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका बोलता है जिसका हम लोग हिंदी में बोलते हैं सूत्र कणिकाएं। क्या बोलते हैं? सूत्र कणिकाएं। ठीक है दोस्तों, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल या एनर्जी हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया की कंपैरिजन हम प्रोकैरियोटिक सेल से करते हैं। किससे करते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल से करते हैं। ठीक है, करते क्यों हैं? तो करते इसलिए हैं क्योंकि जिस प्रकार से प्रोकैरियोटिक सेल के पास अपना खुद का राइबोसोम, खुद का डीएनए होता है, उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। और वो भी राइबोसोम 70S होता है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S का राइबोसोम पाया जाता है। पहली बात। दूसरी बात, प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो सिंगल हेलिक्स होता है, सिंगल हेलिक्स सर्कुलर होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला डीएनए भी क्या होता है? वो सिंगल हेलिक्स सर्कुलर होता है। ठीक है, देखिए वही लिखा है। और ये भी कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन। कैसा होता है ये? डबल मेम्ब्रेन, यानी इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसमें सिलवट रहता है, सिकुड़ी हुई रहती है, और इसे बोलते हैं क्रिस्टा। ये यहाँ सिकुड़ी हुई क्यों रहती है? ताकि यहाँ पे लार्ज एरिया बन सके, लार्ज एरिया बन सके। अच्छा, लार्ज एरिया से फायदा क्या है? अगर एरिया ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसका फंक्शन क्या होता है? इट इज द साइड्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, यानी यहाँ पे क्या होता है? सेलुलर रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो जब यहाँ पे सेलुलर एरिया ज्यादा रहेगा तो यहाँ रिस्पायरेशन भी अधिक मात्रा में हो पाएगा। और अगर रिस्पायरेशन अधिक मात्रा में होगा
तो एनर्जी भी अधिक मात्रा में बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन, इसके पास अपना खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है, इसीलिए हम प्रोकैरियोट सेल की तुलना माइटोकॉन्ड्रिया से करते हैं, या वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, पूछ लेते हैं आपसे एग्जाम में कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनल्स है जिसका कंपैरिजन हम प्रोकैरियोटिक सेल से करते हैं, तो कौन सा है, अपना माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, ये फर्स्ट ऑरिजिनेटेड सेल ऑर्गेनल्स है, प्रथम उद्भिद कोशिकांग में है, और सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, दूसरा सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल्स है। तो पहला कौन है, न्यूक्लियस, पहला कौन है, न्यूक्लियस, दूसरा कौन सबसे बड़ा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है दोस्तों, इसका फंक्शन क्या होता है मैंने बता दिया, इट इज द साइट्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, यानी इसी जगह पर हम लोग का रिस्पायरेशन होता है। सेल के अंदर रिस्पायरेशन कहाँ होता है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये करता क्या है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, CO2 और H2 बनता है, और ATP यानी एनर्जी क्या होती है, यहीं पे बनती है, एनर्जी क्या होती है, यहीं पे बनती है। ठीक है दोस्तों, और एक कैसा रिस्पायरेशन होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन दो टाइप का होता है, एक एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा एनारोबिक रिस्पायरेशन। यानी जब रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, ATP के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म हम लिख देते हैं आप लोग को, क्या है इसका, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, ऑल्टमैन और फ्लेमिंग। कौन थे, ऑल्टमैन और फ्लेमिंग। इसके टर्म को किसने दिया था, बिंडा ने। किसने दिया था टर्म को, बिंडा नामक साइंटिस्ट ने दिया था। फर्स्ट आइसोलेशन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी पहली बार सेल से माइटोकॉन्ड्रिया को किसने अलग किया हुआ था, वो भी किस सेल से, लीवर सेल से, वो थे बेंसली एंड हॉर्न। कौन थे, बेंसली और हॉर्न ने। और प्लांट सेल में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा था, वो थे फ्रेडरिक मेविस। क्या नाम था उनका, फ्रेडरिक मेविस। ठीक है दोस्तों, तो क्या बताया मैंने, यह सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स है, और क्या है, इसके पास अपना खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। डीएनए सिंगल हेलिक्स होता है, राइबोसोम 70S का होता है। इसके पास डबल मेम्ब्रेन होती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या होती है, सिकुड़ी हुई रहती है, जिसे हम लोग क्रिस्टा बोलते हैं। और एक किससे सिकुड़ी रहती है, ताकि यहाँ पे लार्ज एरिया निर्माण हो सके, ज्यादा एरिया होगा तो वहाँ पे सेलुलर रिस्पायरेशन भी अधिक मात्रा में होगा। सेलुलर रिस्पायरेशन अधिक मात्रा में होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन भी अधिक मात्रा में होगा। ठीक है दोस्तों, और ये फर्स्ट ऑरिजिनेटेड सेल ऑर्गेनल्स है, और ये रहा इसके फंक्शन। खोज किसने किया था, ऑल्टमैन फ्लेमिंग ने। इस टर्म को, माइटोकॉन्ड्रिया टर्म को किसने दिया था, बिंडा नामक साइंटिस्ट ने। फर्स्ट आइसोलेशन माइटोकॉन्ड्रिया, सेल से पहली बार, किस सेल से, लीवर सेल से पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को किसने निकाला था, वो साइंटिस्ट थे बेंसली और हॉर्न ने। प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा था, वो फ्रेडरिक मेविस। क्या नाम था इनका, फ्रेडरिक मेविस। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, अगला सेल ऑर्गेनल्स जिसके बारे में पढ़ना है वो क्या है, वैक्यूल्स। क्या है, वैक्यूल्स, जिसको हिंदी में हम लोग रिक्तिका या राजधानी भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब प्लांट सेल में भी वैक्यूल पाया जाता है और एनिमल सेल में भी वैक्यूल पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल का वैक्यूल क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। लगभग पूरे सेल का 90% वॉल्यूम स्पेस अकेला यही लेता है, कौन, वैक्यूल। लेकिन जो एनिमल सेल का वैक्यूल है, जो एनिमल सेल का वैक्यूल है, ये कैसा होता है दोस्तों, छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं, स्टोरेज कंटेनर ऑफ सेल, सेल का भंडारक कक्ष, सेल का भंडारण कक्ष, या इसे एम्प्टी सेल बोलते हैं और पॉकेट ऑफ सेल बोलते हैं। तो सेल के पास जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें बचती हैं वो ले जाकर के कहाँ रख देता है, वैक्यूल्स के पास। ठीक है दोस्तों, अब इसके कुछ कार्य हैं। क्या है, पहले ये टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करता है। टर्गर प्रेशर क्या होता है, जैसे बैलून के अंदर आप लोग पानी भर दीजिए तो जिसको मारिए देखिए बहुत तेल लगता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वो वाटर जो अंदर फिल होता है वह एक प्रेशर प्रोवाइड करता है। और जैसे बैलून के अंदर पानी जो प्रेशर प्रोवाइड करता है
वही प्रेशर प्रोवाइड करता है आपके अंदर कौन, ये वैक्यूल्स। सेल के अंदर कौन प्रोवाइड करता है, वैक्यूल्स। ठीक है दोस्तों, यह एक्सक्रिएशन में हेल्प करता है। ये पूछते हैं आपसे, एग्जाम का क्वेश्चन है, अमीबा में उत्सर्जन एक खास वैक्यूल से होता है जिसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। और अमीबा में फूड का डाइजेशन कहाँ पे होता है, फूड वैक्यूल में। ये 6 to 8 बीपीएससी टीआरई 2 6 to 8 का क्वेश्चन है ये, आप लोग चाहे चेक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्सक्रिएशन में हेल्प करता है, टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, और इस वैक्यूल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को क्या नाम देते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या नाम देते हैं दोस्तों, टोनोप्लास्ट। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका वैक्यूल। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।